काफी अच्छी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है अबाउट रिक्रूटमेंट, जैसे कि कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन का लिमिट बढ़ा है। रीजन बैंक का कहना है कि हम उन्हें ज्यादा पैकेज देना चाहते हैं, बट आईबीए के हिसाब से पैकेज कम है, इसीलिए हमने एमएमजीएस और एसएमजीएस को निकाला। ये मुझे स्टूडेंट ने बताया कि आपको प्रॉपर अगर रेगुलर ट्रैक करा जाएगा तो जैसे ही आप फ्री होंगे आपको काम मिलेगा। भाई वो भी तो एक मेंटल उस पे ही जाएगा, पर मेंटल लोड। अगर ये वाला प्रिपरेशन अच्छे से वो करे तो ये वाला टाइम 9 to 15 मंथ्स इज मोर देन। मैं कई लोगों को जानता हूँ 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जस्ट इन केस मैं टू बी वेरी फ्रैंक उनके साथ ब्लंट होकर उनको बस यही बोलता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि तुमने बहुत ही अनफोकस्ड तैयारी करी है। एसएससी की जॉब की ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बैंक की जॉब की ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पीओ में प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू पास होके सबसे पहली बैंक पंजाब नेशनल बैंक। प्री होने से पहले मैं 5 से 10 फुल लेंथ मेंस के मॉक्स करता हूँ। अच्छा। सर वो बहुत ज्यादा, मैं वो वाली चीजें काफी कम डिस्कस करता हूँ। क्वांट से ज्यादा इजी इंग्लिश आता है तो उनके बुकिंग भी चेक करके रखता हूँ। तो ये छोटी बड़ी ऐसा कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है कि जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हाय आकाश सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। सर इस पॉडकास्ट के लिए मैं इतना सुपर एक्साइटेड था पिछले बहुत टाइम से, बिकॉज आप मानेंगे नहीं कि इतना ज्यादा डिमांड था कि आकाश ज्यादा सर को लेके आइए, और बच्चों से ज्यादा एक्साइटेड मैं था। पता है क्यों? इसके दो बहुत बड़े रीजन है। एक्चुअली 2 क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन ये कि जब से मैं आपको सर्च कर रहा हूँ, मतलब जब मैंने आपको फॉलो करना चालू करा, देखना चालू करा, तो एक जो चीज है, आपको लोग आकाश ज्यादा सर से ज्यादा बॉस कह के बुलाते हैं। तो मुझे पहले तो ये समझना है कि वो बॉस वर्ड कहां से आया, और दूसरा मुझे ये समझना है कि जो आपके वो प्रेडिक्शंस होते हैं, वो एग्जाम वाले एग्जैक्ट डेट वाले प्रेडिक्शंस, नोटिफिकेशन प्रेडिक्शन, फिर एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, कुछ चेंज होगा, सेम होगा, मतलब प्रेडिक्शंस इतनी ज्यादा सटीक कैसे होते हैं, मतलब एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस कहां से, मतलब कौन सी तिजोरी है जहां से वो प्रेडिक्शंस आते हैं? हमें भाई ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर चाहिए मुझे। सर सबसे पहले धन्यवाद चिराग सर को, अल्फा बैंकर चैनल के सभी सब्सक्राइबर को, कि मुझे यहाँ पे आपने इनवाइट किया। पहला ऐसा इंटरव्यू जो मैं पॉडकास्ट इंटरव्यू मैं पहले कर रहा हूँ। सबसे पहले बच्चे बॉस बुलाने के पीछे का रीजन, मैं ऑफलाइन का टीचर हूँ। 2010 से लेकर अभी तक बैंकिंग स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। तो एक बार मेरे क्लास के सामने एक ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम में एक इवेंट चल रहा था। मैं गाड़ी ऑडिटोरियम में पार्क करता था क्योंकि ऑडिटोरियम काफी बड़ा था। तो गाड़ी पार्क करते समय एक दिन वहां पे एक प्रोग्राम शुरू था, तो मैं देखा, मुझे अच्छा लगा। मैंने तुरंत उस स्पीकर को पूछा, मोटिवेशनल स्पीकर थे वो, कि आप कल आप अवेलेबल है यहाँ पे, तो आप मेरे क्लास के स्टूडेंट के लिए एक इवेंट ले लीजिए। तो दूसरे दिन सुबह उन्होंने एक इवेंट मेरे क्लास के लिए रखा। वो रखने के बाद में ही वाज टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करते करते उन्होंने बोला कि कल ऐसा ऐसा इवेंट हुआ, आपके सर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे इवेंट के बारे में पूछा, मैंने हाँ कह दिया। 24 घंटे के अंदर पूरा ऑडिटोरियम अपने फुल हो गया। तो इसे डिसीजन मेकिंग कहते हैं, ऐसे लोग बॉस बनते हैं। तो उस आदमी ने एक टर्म 2016 में कॉइन की, और उसके बाद में ऑफलाइन कोचिंग होने की वजह से वो टर्म आगे 2016 to 17, 17 to 18 वो बच्चे अभी तक मुझे ऑफलाइन कोचिंग की वजह से बॉस बोलते हैं। पहला ये था कि बच्चे बॉस क्यों बोलते हैं। सेकंड था कि अबाउट प्रेडिक्शन। सर जब से आईबीपीएस आया, आईबीपीएस के भी 2 साल पहले से मैं बैंक एग्जाम के लिए पढ़ाता हूँ। आईबीपीएस आने के बाद में एग्जामिनेशन कॉमन हो गई, देन 1-2 साल बाद इंटरव्यू कॉमन हो गए। उसके पहले इंडिविजुअल बैंक्स की एग्जाम होती थी। तो तब से लेके अभी तक काफी ज्यादा स्टूडेंट मेरे हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग जगह पे गए हैं, और उनके साइड से काफी अच्छी जो मुझे इन्फॉर्मेशन है अबाउट रिक्रूटमेंट, जैसे कि कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होम लोन का लिमिट बढ़ा है। अच्छा। तो एसबीआई पीओ के लिए या बाकी सब स्टाफ के लिए। अच्छा। वैसे छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन से लेके बड़ी इन्फॉर्मेशन तक स्टूडेंट से मुझे मिलती रहती है, तो वो एक सबसे बड़ा सोर्स है। उसके अलावा भी काफी सोर्सेस है। मैं इनफैक्ट अलग अलग सिटीज में एग्जामिनेशन जहाँ पे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू कहाँ पे होता है, एक तो स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में होता है, या ग्रामीण बैंक के केस में होटल में भी होता है, तो उनके बुकिंग भी चेक करते रहता हूँ। तो ये छोटी बड़ी ऐसा कोई एक स्पेसिफिक सोर्स नहीं है कि जिस सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद में प्रमोशन की एग्जामिनेशन है सर, बच्चों की जो ग्रेड या असिस्टेंट टू पीओ, पीओ टू केल2 के एग्जामिनेशन जो है, उन एग्जाम के लिए भी मैं थोड़ा सा टच में रहता हूँ। तो वहां से कहीं ना कहीं ये वाली इन्फॉर्मेशन जो मिली जाती है। मतलब मुझे ये सुन के ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई बच नहीं पा मतलब वो क्या, वो तो पपराजी होते हैं ना, जो हर जिनको सब सारी खबर होती है। आप मतलब पपराजी हैं आकाश ज्यादा। लेकिन सर सब इन्फॉर्मेशन हाथ में नहीं, सब इन्फॉर्मेशन काफी टाइम में हाथ में नहीं आ पाती है। कुछ 70-80% आ जाती है, फिर भी 20% वहां पे स्कोप बचता ही है। अब जितने स्टूडेंट्स अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, आप आकाश जादव सर को तो जानते हैं, पर इनकी जर्नी नहीं जानते होंगे। इन्होंने इतने एग्जाम्स निकाले हैं कि इसका एक बहुत बड़ा लिस्ट है। मैं आपको 2-3 ऊपर के टॉप एग्जाम्स बता देता हूँ, बिकॉज लिस्ट सच में बहुत लंबा है। 2 पेज का तो लिस्ट है जो आकाश जादव सर ने
एग्जाम्स निकाले हुए हैं अपनी लाइफ में। भाई सबसे पहले इन्होंने एसबीआई पीओ 2 बार क्रैक करा हुआ है। उसके पहले जब इंडिविजुअल एग्जाम्स होते थे तब बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने निकाला हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया निकाला हुआ है, पीएनबी एग्जाम्स निकाला हुआ है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र निकाला हुआ है, सीबीआई का एग्जाम निकाला हुआ है। इसके साथ यूआईआईसीएल जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसका एओ एग्जाम भी सर ने निकाला हुआ है। इसके साथ कैट एग्जामिनेशन में अगर कैट का कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो तो एफएमएस को एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही फ्रैंक तरीके से बोलूं तो बोला जाता है बाप ऑफ कैट एग्जाम्स या बाप ऑफ एमबीए कॉलेजेस, बिकॉज वो एक ऐसा कॉलेज है जहां पे माइन्यूट मतलब 1 लाख की मतलब टोटल फीस में आपका पैकेज लगता है 20 लाख 25 लाख। तो एफएमएस बच्चों का सपना होता है। सर ने एफएमएस तक क्रैक करा हुआ है और सर ने 2 या 3 बार कितनी बार सर आपने 99 परसेंटाइल कितनी बार आया आपका कैट में? सर 2006 to 2013 तक। बताइए 7 2006 to 13। क्या बात है सर, 7 बार 8 बार हो गया एक्चुअली। इतनी बार सर का कैट एग्जामिनेशन में 99 परसेंटाइल प्लस रहा है। इसके साथ ही साथ सर आईसीआईसीआई बैंक में ग्लोबल मार्केट में भी काम कर चुके हैं। मतलब ऑल इन ऑल देखा जाए तो सर का जो एक्सपीरियंस है, जो सर ने बताया एक्चुअली कि सर के कॉन्टेक्स्ट इतने ज्यादा हैं कि इनको हर चीज समय से पहले पता चल जाती है। तो आकाश सर आपका जो एक्सपीरियंस, अच्छा इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गया, सर ने एसएससी सीजीएल भी क्रैक करा हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 50, मतलब अकेले बैंक एग्जाम प्लस एसएससी सब कुछ सर यहाँ पे क्रैक करके बैठे हैं। तो सर यहीं से बात चालू करते हैं कि बैंक और एसएससी, अब जब से ये दोनों इनका पैटर्न जब से सेम हुआ है बैंक और एसएससी एग्जाम्स का, तो काफी सारे बच्चे एक तो परेशान है। और आपने भी सुना होगा कि मैं लगातार सुनता रहता हूँ, बच्चे यही क्वेश्चन करते हैं कि भैया क्या हम बैंक के साथ एसएससी की भी तैयारी चालू कर दें, या एसएससी वाले कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि भैया हम एसएससी की तैयारी तो कर रहे हैं तो क्या साथ साथ में बैंक की तैयारी भी चालू कर दें। तो आकाश सर इसमें आपका क्या टेक है, क्या स्टूडेंट को दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में करनी चाहिए या अलग अलग? ये सर 2022 से लेके 2022 से आगे एसएससी का मेंस का पैटर्न बदल गया था और प्री क्वालिफाइंग हो गई थी। इनफैक्ट उसके पहले भी मैं बच्चों को बोलता था कि आप ये दोनों एग्जाम साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ऐसे बच्चे जिनका एज 22, 23, 24 है, जिनके पास में कोई बड़ा टारगेट नहीं कि तुरंत उनको जॉब चाहिए। इनफैक्ट 2022 के बाद में जब एसएससी सीजीएल का पैटर्न बदल गया तब तो और भी आसान हो गया, और भी आसान दोनों स्टूडेंट के लिए हो गया। जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको भी आसान है, और जो स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेंस के लिए रीजनिंग और जीके को भी ऐड किया है, तो दोनों स्टूडेंट के लिए ये वाला एग्जाम, जैसे कि बैंक एग्जाम के स्टूडेंट साथ में एसएससी का तैयारी कर सकते हैं, वैसे स्टेट पीसीएस स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कि वो स्टूडेंट भी इसकी तैयारी साथ में कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी और बाकी सब देखा जाए तो कभी-कभी बच्चों को कुछ पॉजिटिव नेगेटिव मूव्स बैंक एग्जाम के बारे में पता चलते कि यार कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन आगे आ रहा है, उसके बारे में हम आगे वैसे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। देन एसएससी की जॉब की ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, बैंक की जॉब की ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को दोनों भी प्रिपरेशन एट ए टाइम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रोवाइडेड बच्चे का एज जो है वो कम हो पर आगे के 2-3 साल का होराइजन उसके सामने क्लियर हो। बट अगर बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाला है 25-26 के एज में, तब उसे मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई एक जॉब, भले वो क्लरिकल का हो, यूडीसी जॉब हो, वो वाला जॉब हाथ में लेके आगे की उसकी प्रिपरेशन आइदर इन बैंकिंग और एसएससी को कंटिन्यू करनी चाहिए। यस सर, ये काफी सही बात आपने बताई, बिकॉज जो आपने एज क्राइटेरिया में डिवाइड करा ना, इससे स्टूडेंट्स को बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि अगर आपकी एज कम है तो आप रिस्क ले सकते हो। जो सर बोलना चाह रहे हैं कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा होती है तो आप रिस्क ज्यादा ले सकते हो। बट अगर आप उस एज में आ गए हो कि जहाँ पे आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आ रही है, रिस्क फैक्टर हमारा कम हो जाता है, फिर तब आपको जल्दी जल्दी कोशिश करनी है कहीं पे सेटल डाउन हो जाए। फिर एक बार सेटल डाउन हो जाएंगे उसके बाद आप कहीं और हाथ पैर मार सकते हैं, बट पहले सेटल डाउन होना जरूर। बस सर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। सर यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन की, तो बैंक एग्जाम्स को लेकर आजकल बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है और एसएससी में दूसरी तरफ ये हो रहा है कि वैकेंसीज लास्ट ईयर बहुत ज्यादा आई थी, तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि भैया क्या मैं बैंक एग्जाम की तैयारी इतने साल से कर रहा हूँ, क्या बिल्कुल छोड़ के एसएससी में ही लग जाऊं? तो आपका क्या टेक है? एक तो बैंक में नेगेटिविटी प्राइवेटाइजेशन वाला हो गया, वर्कलोड वाला हो गया, तो पहले तो आप इसमें बता दीजिए सर कि क्या एसएससी वाले लोग बिल्कुल फ्री बैठते हैं और बैंक वालों के पास इतना काम है कि वो अपने घर वालों से नहीं मिल पाते, मतलब इतना ज्यादा वर्कलोड है? और दूसरा, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी क्यों आ रही है इस फील्ड में? सर सबसे पहले जो है वर्कलोड जो है ये बिल्कुल डिनाइंग फैक्ट नहीं है कि वर्कलोड कहीं पे कम या ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है ही बैंक में। लेकिन जब से हम ये पूरी इकोनॉमी और बाकी सब चीजें हम ट्रांसफर होते हुए देख रहे हैं कि पहले भी बैंक के नंबर ऑफ स्टाफ उतना ही था, आज भी उतना ही है, लेकिन बैंक का बिजनेस पिछले 10 सालों में 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना यहाँ तक गया है। Right. वो सभी टाइप ऑफ बैंक में, वो कोऑपरेटिव बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, सभी के केस में वो ऊपर गया है। तो बैंक के केस में बच्चों को टारगेट्स और बाकी सब चीजों का प्रेशर है, बट मुझे लगता है कि डाउन द लाइन बैंक की अपनी जो विजिट है वो ब्रांच की विजिट कम हो रही है, और कहीं ना कहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म आने की वजह से आज ना कर ये 5-1 सालों में लोगों को ज्यादा आदत डिजिटल की लग जाएगी। और ऐसा जो सीन जो भी हम देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, 4 सालों से, जबकि गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स बैंक के थ्रू आ रही है, डीबीटी जो है वो भी बैंक के थ्रू आ रहा है, तो बाद में ये सब चीजें डिजिटाइज होने के बाद में बैंक में फुटफॉल कम होंगे, और कहीं ना कहीं जो भी वो पीक पे पहुंच चुका है 4-5 साल में कहीं ना कहीं वो ड्रॉप वहां पे आने लगा है। कंटिन्यूस ऐसा नहीं चलेगा, ये पहला पार्ट।
दूसरा प्राइवेटाइजेशन का जो ये पार्ट है, तो प्राइवेटाइजेशन बच्चों ने सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट ने इसके पहले भी ट्राई किया था। आईडीबीआई आप देखिए, आईडीबीआई अभी आरबीआई के डेफिनेशन के हिसाब से प्राइवेट बैंक है, बट आरबीआई की सॉरी आईडीबीआई, मैं थोड़ा सा आईडीबीआई वाला बैंक प्राइवेट बैंक है, बट आईडीबीआई के पैकेजेस क्लरिकल का मतलब एग्जीक्यूटिव हो या ऑफिसर ग्रेड ए के पैकेजेस है, दोनों भी पैकेजेस नेशनलाइज्ड बैंक के क्लरिकल और नेशनलाइज्ड बैंक के पीओ से ज्यादा है। इनफैक्ट मुझे मणिपाल के मेरे स्टूडेंट ने भी बताया कि बैंक ने, आईडीबीआई बैंक ने, उनके जो ऊपर लाइक एसएमजीएस और एमएमजीएस वाले जो एम्प्लॉय है उनको आईबीए से हटाया है, उनको आईबीए के पैकेजेस से हटाया। रीजन बैंक का कहना है कि हम उन्हें ज्यादा पैकेज देना चाहते हैं, बट आईबीए के हिसाब से पैकेज कम है, इसीलिए हमने एमएमजीएस और एसएमजीएस को निकाला। ये मुझे स्टूडेंट ने बताया जो आईडीबीआई में काम करता है। तो बैंक अगर उस हिसाब से प्राइवेटाइज होती है और काम तो कहीं पे भी करना ही है, तो यहाँ पे रिस्क आपका या आपका हार्डवर्क इज इक्वल टू आपका रिटर्न, तो वहां पे आपको रिटर्न भी अच्छा मिलने वाला है। ये हुआ पहला पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या एसएससी के सभी स्टूडेंट खाली बैठे हुए, ऐसा नहीं है। आप अगर अलग अलग डिपार्टमेंट में एसएससी के थ्रू जितने भी डिपार्टमेंट हो, वो सेंट्रल सेक्रेटरिएट हो या वहां से लेके अलग अलग डिपार्टमेंट हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, ईडी हो, कहीं ना कहीं बच्चों में वहां पे भी वर्क आवर्स को बढ़ाना, ये सब शुरू है। आपने एक बार जियो टैगिंग के बारे में सुना होगा कि जियो टैगिंग में अभी अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो उनकी जितना ऑफिस का एरिया है वहां पे एम्प्लॉय को ट्रैक कर सकते हैं। उसका कॉन्ट्रैक्ट आरबीआई ने, अभी सेबी ने टेंडर निकाला है। सर ये भी इंफॉर्मेशन मैं निकालते रहता हूँ कि एम्प्लॉय ऑफिस में क्या क्या कर रहा है, वो इसके बारे में मैंने मंथली सेशन में बताया था। और उसके बाद में सर एफसीआई ने भी उसका एक टेंडर निकाला है जियो टैगिंग का। तो आगे चल के ये वाली सिस्टम अगर आरबीआई लाता है, एफसीआई लाता है, तो जहां जहां पे अगर गवर्नमेंट को पता है कि एम्प्लॉय खाली बैठा है, तो हर एक वैसे डिपार्टमेंट में आगे चल के वो काम आने वाला है। तो उसमें से कोई नहीं बचने वाला है। और सिर्फ एंड करना चाहेगा इससे कि बच्चों को अगर इसमें इन दोनों में से क्या चूज करना चाहिए, वो डिपेंड है उनके पर्सनैलिटी टाइप पे। अगर उसकी पर्सनैलिटी टाइप उसको ऐसा लगता है कि मुझे गांव या मेरे गांव के नजदीक पोस्टिंग चाहिए, आसपास आगे मुझे मैक्सिमम टाइम, मुझे 30-35 सालों में से 20 से 25 साल मुझे मेरे गांव के आसपास घूमना है, गांव के आसपास नौकरी करनी है, तो बैंक उसके लिए अच्छा ऑप्शन है। और अगर उसका ऐसा है कि मुझे अलग अलग जगहों पे घूमना है, अक्रॉस इंडिया जाना है, ये है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है, एसएससी के डिपार्टमेंट अक्रॉस इंडिया है, तो उसके लिए एसएससी वाला ऑप्शन अच्छा है। विद प्रमोशन वो पूरा इंडिया घूम सकता है। तो दोनों में से कोई एक अच्छा है और एक खराब है, मैं ये नहीं मानता हूँ। अपने अपने पर्सनैलिटी टाइप को क्या सूट करेगा, सब चीजें इसके ऊपर डिपेंड है। थैंक्स अ लॉट सर, इससे बहुत सही आपने बात बताई। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने बताई, जो मुझे तो एक्चुअली पता ही था, जियो टैगिंग वाला, कि इतनी ज्यादा जो बातें। और ये बताए सर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? प्रॉब्लम ये है कि आज से कुछ साल पहले बैंक को बोला जाता था कि बैंक की नौकरी सुप्रीम, भाई बैंक में जो पहुंच गया अब आपका लाइफ सेट है। फिर हुआ क्या, एक टाइम के बाद वो लेवल कम हुआ, अब वहां पे एसएससी पहुंच गया। पर जो आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कोई भी जॉब अच्छा नहीं होता, खराब नहीं होता, वो आपके लाइकिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज जो आपको एसएससी बहुत अच्छा लग रहा है, हो सकता है 5 साल या 10 साल डाउन द रोड हो सकता है वो एसएससी आज बैंक से भी बहुत खराब आपको लगने लगे। आप ये बताइए, जब आपको जैसे सर ने बताया कि आपको प्रॉपर अगर रेगुलर ट्रैक करा जाएगा, तो जैसे ही आप फ्री होंगे आपको काम मिलेगा, भाई वो भी तो एक मेंटल उस पे ही जाएगा, आपका मेंटल लोड है। तो ऐसा नहीं है कि एसएससी बहुत अच्छा है या बैंक बहुत खराब है। मैं जैसे हर अपने सेशन में ये बोलता हूं सर कि मेरा बैंक जॉब्स में आना वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था मेरा। और अगर आज भी मुझे कोई बोलता है कि मुझे एसएससी में जाना है या नहीं, तो मेरा एक वन वर्ड आंसर होता है कि नहीं। तो आई डोंट नो कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा हूं, बट हाँ मेरा यही पर्सनैलिटी टाइप है कि मुझे बैंक सूट करता है। मैंने आज तक सर एसएससी का फॉर्म नहीं भरा, क्योंकि मुझे कभी एसएससी में फील ही नहीं आया कि मैं वहां पे जाके सेटल डाउन भी हो सकता हूं। तो ये मेरा टेक है सर। आगे चलते हुए ना, एक क्वेश्चन होता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो पूछते रहते हैं कि एक हम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूं, मैंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा 10th क्लास के बाद से, तो सर क्या ये वाले स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये निकाल सकते हैं? और अगर निकाल सकते हैं तो इनको कितना समय देना चाहिए तैयारी में? सबसे पहले हम वर्नैक पे आएंगे कि जिनका नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड है उन स्टूडेंट के लिए कितना डिफिकल्ट है। जैसे हम देखते हैं कि वर्नैक वाला स्टूडेंट 10th के बाद में जब 11th में एंट्री करता है, साइंस के लिए जाता है, तो कहीं ना कहीं 11th में साइंस में आने के बाद में 2 महीने का ऐसा टाइम होता है जिसे वो पूरी चीज है जो वो अपने लैंग्वेज में करता है, हिंदी में करता है, मराठी में करता है, उसे इंग्लिश में करनी होती है। तो 1-2 महीने के आसपास टाइम पे उसे लग जाता है। सेम सिमिलर जो सीन है वो यहाँ पे बैंक एग्जाम में तैयारी स्टार्ट करने के बाद में बच्चों को क्वेश्चन का कॉम्प्रहेंशन, अरिथमेटिक क्यों डिफिकल्ट लगता है, क्वेश्चन का कॉम्प्रहेंशन, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कहीं ना कहीं। ये वाली चीजें वर्नैक बैकग्राउंड के बच्चों से होती है, लेकिन वो भी एक टेम्पररी फेज होता है। उसके बाद में जैसे इंग्लिश क्वेश्चन की आदत पड़ जाए, इंग्लिश में वाला पार्ट आगे चल जाए, तो जो फेज 10th
से लेके 11 तक बच्चों को साइंस में होता है, बस वही फेज यहाँ पे बच्चों को एग्जाम स्टार्ट होने के बाद में इंग्लिश सेक्शन में जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन लगता है और क्वांट पे अरिथमेटिक का पार्ट हो, रीजनिंग वाले इसमें पजल वाला पार्ट, तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग वो महीने 2 महीने बाद कंटिन्यूस रीडिंग के बाद में आ जाती है। तो वहां पे मुझे लगता नहीं कि बच्चों को कोई दिक्कत आती है वर्नाक बैकग्राउंड की भी। दूसरा, जो गांव से बच्चे आते हैं या जिनका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, सर अगर आप ये होने के बाद में, ये सेशन होने के बाद में मुझे कुछ लिस्ट मंगाओगे तो मैं आपको एक बड़ी लिस्ट दे सकता हूँ, कम से कम 50 ब्रांच मैनेजर जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है, ये मतलब 50 मिनिमम 50 स्टूडेंट जो आर्ट्स बैकग्राउंड से। तो ये भी नहीं कि बच्चों का टेक्निकल बैकग्राउंड ही, तो नॉन टेक वाले स्टूडेंट बस उन्हें ऐसा होता है कि स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने ये वाला पार्ट कॉम्प्रिहेंशन में डिफिकल्ट जाता है। इंग्लिश के केस में पूरा इंग्लिश, रीजनिंग के केस में जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन स्पेशली हाई रीजनिंग जो हम क्रिटिकल रीजनिंग बोलते हैं वो वाला पार्ट, क्वांट के केस में अरिथमेटिक 1-2 महीने का एक फेज होता है। वो फेज निकलने के बाद में ज्यादातर क्वेश्चन, ज्यादातर कंटेंट इंग्लिश में अच्छा लगता है। यस, बिल्कुल सही बात बताई सर। इसी के साथ जैसे आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो अगर ऐसा स्टूडेंट आपके सामने आता है तो उसको कितना समय लगता है कोप अप करने में, कि भाई आज वो एग्जाम रेडी हो गया है, तो कितना टाइम में बच्चा एक एग्जाम रेडी होता है अगर वो नॉन मैथ्स या नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आता है? तो अभी जैसे कि मैं ये वाले क्वेश्चन का आंसर हर एक बैच के पहले लेक्चर में देता हूँ। अभी से तैयारी स्टार्ट करते हो और आप तैयारी 0 पे हो ग्रेजुएशन होने के बाद में, तो अभी भी 9 मंथ से लेकर 9 महीने से लेकर 15 महीने तक का टाइम मुझे अभी भी बैंक एग्जाम क्लियर करने के लिए सफिशिएंट लगता है, मोर देन सफिशिएंट लगता है। किसी भी वर्नैक, नॉन वर्नैक, ये टेक्निकल बैकग्राउंड वाला स्टूडेंट, नॉन टेक वाला स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के लिए, सो ये वाला टाइम मोर देन सफिशिएंट है। ये भी ऐसे टाइम में जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों के मुकाबले थोड़ा सा नीचे के साइड में। सर अभी जो मैं 9 से 15 महीने बोल रहा हूँ सर, 2013, 14, 15 में एक समय ऐसा था कि उस वक्त जिनका बैच शुरू है, 4 महीने का मेरा बैच होता है, तो जिनका बैच शुरू है तो बैच के दौरान ही उनके सिलेक्शंस होते थे। रीजन बीइंग वैकेंसीज भी उतनी होती थी। अभी अगर मैं 2015 का डेटा बताऊं, 1 अप्रैल 2015, ये डेटा द हिंदू के पेपर में भी अवेलेबल है, द हिंदू द हिंदू पे। तो वहां पे सर उस वक्त 2015 में टोटल क्लरिकल की वैकेंसीज 44,000 थी और पीओ की टोटल वैकेंसी 21,680। तो अभी के मुकाबले ये सभी आंकड़े 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स है, तो बड़े आंकड़े थे। तो उस वक्त के लिए ये टाइम 3 से 6 महीने के आसपास था। अभी टोटल वैकेंसी और कंपटीशन के देखते हुए बच्चों को अभी भी 9 महीने से लेकर 15 महीने का टाइम मोर देन सफिशिएंट है कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए। यहाँ पे ज्यादा टाइम क्यों लगता है बच्चों को? 2 साल, 3 साल, 4 साल क्यों लगता है? तो काफी सारे बच्चे सिलेक्टिव प्रिपरेशन करते हैं। स्पीड मैथ अच्छा लगता है तो चलो दिन भर स्पीड मैथ ही करेंगे। सेटिंग पजल अच्छा लगा, चलो सेटिंग पजल अच्छा करेंगे। वर्नैक वाले बच्चे यार इंग्लिश को कुछ लगता ही नहीं, पढ़ाई का मन ही नहीं होता है, चलो नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों को आप अलग अलग सब्सक्राइबर अगर देख रहे होंगे तो उनको पता है कि आपने प्रोबेबिलिटी टॉपिक कितने अच्छे से किया। काफी बच्चे जब तक कोई प्री एग्जाम फेल नहीं होता है तब तक प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन इन टॉपिक को कभी भी हाथ नहीं लगाया। जब कुछ प्री एग्जाम फेल होगा, मेंस फेल होगा, उसके बाद में वो स्टार्ट करेगा। अगर ये वाला प्रिपरेशन अच्छे से वो करे तो ये वाला टाइम 9 to 15 मंथ्स इज मोर देन। एब्सोल्युटली सर, और ये इससे ज्यादा डेप्थ में कोई और नहीं बता सकता। तो जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना, मैं आपको बोलूंगा कि आपने अगर देखा ना तो आप भूल जाएंगे। तो यहाँ नोट जरूर बनाइए, जो सर ने एक एक बात बोली है ना, बिकॉज वो एक्चुअली नोट वर्थ टेकिंग है, कि आपको पता होना चाहिए कि कितना जरूरी है चीजों को फोकस के साथ करना। बिकॉज देखो, बिना फोकस से करते रहोगे तो आपने वो भी लोग देखे होंगे जो 8-8 साल से तैयारी कर रहे हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं। और जस्ट इन केस मैं टू बी वेरी फ्रैंक उनके साथ ब्लंट होकर उनको बस यही बोलता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि तुमने बहुत ही अनफोकस्ड तैयारी करी है। भाई जब तक फोकस नहीं लाओगे उस तैयारी में, जब तक तुम्हें पता नहीं होगा क्या करना है, जैसे सर ने बताया कि फेल होने के बाद रियलाइज करते हैं कि भाई ये करना था। तो फेल जब होते रहोगे 2-3 साल तो फेल होते होते निकाल देते, रियलाइजेशन होता नहीं है। तो अगर आपने अभी तक फेल नहीं हुए, मतलब आई विल प्रे कि आप फेल ना हो, बट इसी के साथ आपको भी तैयारी उस लेवल पे लेके जानी पड़ेगी जहां पे आपको पता होना चाहिए कि चीजों को फोकस के साथ करे बिना सिलेक्शन नहीं होगा। तो आकाश सर, यहाँ पे ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया, बट अगेन एक और क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट्स का, जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है एक्चुअली, वो ये है कि सर ये नहीं समझ आता हमें कि यूट्यूब पे सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, और इसके साथ कोर्सेज भी चल रहे हैं बाजार में। तो एक तो पहला कंफ्यूजन यही आता है कि अगर फ्री सब कुछ है तो कोर्स है क्यों? तो क्या हम फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं या कोर्स हमें लेना जरूरी है, बिना कोर्स के हमारी तैयारी होगी नहीं? तो सर ये बता दीजिए। सर हर साल कोविड से आगे मैं ग्रामीण बैंक इंटरव्यू के पहले, यहाँ पे महाराष्ट्र में जितनी बड़ी बड़ी सिटीज है, नागपुर है, अमरावती है, नांदेड़ है, यहाँ छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद है, पुणे, अमरावती, नासिक, कोल्हापुर, यहाँ पे मैं काउंसलिंग सेशन रखता हूँ। तो काउंसलिंग इज ओपन टू ऑल। तो जब बच्चा काउंसलिंग में आता है सर, तो अभी पिछले 2-3 सालों से मैंने पाया कि बच्चा ऑनलाइन प्रिपरेशन करता है, सिलेक्ट हो जाता है। वहां पे भी स्पेसिफिकली टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट से ये स्टार्ट हुआ था। तो ये वाले बच्चे, उनको जो पार्ट यूट्यूब में से फ्री मिलता है वहां से भी उनका प्रिपरेशन होता है। वो तभी भी होता था, वो अभी भी होता है। यूट्यूब पे क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है, बस उनको वहां पे चुनना पड़ेगा कि कहां से मुझे क्या क्या लेना है, कौन कौन सा पार्ट मुझे कहां से अच्छा मिलेगा। तो ये पूरा क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब
पे अवेलेबल है। बट जनरली एक ये होता है बच्चों को कि अगर ये फ्री है, अगर ये पेड है तो कुछ अच्छा ही होगा यहाँ पे, कुछ अच्छा चलेगा, तो बच्चे वहां पे उसके पीछे पड़ जाते हैं। जनरल अभी जो जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, तो जीए वाला पार्ट मैं सिर्फ पेपर पढ़ता हूँ क्योंकि मैं कोई एग्जाम का एस्पिरेंट नहीं हूँ। तो 26 तारीख को यहाँ पे एक एग्जामिनेशन है जो IBPS कंडक्ट कराता है महाजन को, महाराष्ट्र में जो MSCB का एग्जाम होता है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, वो मैं देने वाला हूँ। वहाँ पे एज लिमिट होती है 38, तो मैं वहाँ पे एलिजिबल हूँ। तो मैं हर एक ऐसे एग्जाम जहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ मैं अपीयर हो जाता हूँ। अच्छा। तो वैसे एग्जाम में अगर मैं जीए करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये अगर मैं पेपर अच्छे से पढ़ता हूँ तो जीए की जरूरत नहीं है। बट पेपर के साथ में जितने अलग अलग सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे अलग अलग चैनल पे अच्छे फैकल्टी उस दिन का, उस वीक का, उस मंथ का, उस ईयर का पूरा जीए कवर कराते हैं, तो ये वाला पार्ट फ्री अवेलेबल है। बट कहीं ना कहीं बच्चों को लगता है कि अगर मैं एक्स कोर्स पेड में लेता हूँ तो उसका फायदा होता होगा, वाई कोर्स अगर फायदा होगा, तो न्यूज़पेपर के साथ में और ये फ्री कंटेंट के साथ में भी वो प्रिपरेशन होती है। बट उसके साथ में कुछ एक्स फैक्टर जोड़ने के लिए बच्चों का दिमाग उस ढंग से काम करता है और वो पेड के साथ भी चले जाता है। ये सर आपने बिल्कुल सही बात बोली कि कई बार मैंने भी ये बात नोटिस करी सर कि इतना क्वालिटी कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर, पर प्रॉब्लम ये है कि वो फ्री है, तो हमें ऐसा लगता है कि फ्री वाली चीज तो क्वालिटी होगी ही नहीं, वो कचरा ही होगा। पर मैं जो आपने बोला सर, मैं इस पे 110% एग्री करता हूँ इस चीज से कि यूट्यूब के इतने अच्छे टीचर्स हैं, और एक्चुअली में जो पेड पढ़ा रहे हैं वही टीचर्स फ्री में पढ़ा के गए, भाई फेमस हुए, फ्री में पढ़ाया, फेमस हुए, तभी तो आज पेड चल रहा है उनका, तो वो एक्जैक्टली वही कंटेंट फ्री में मिलता है। बट सर ये जो आज मुझे आपसे चीजें और आपका जो आज एक्सपीरियंस सर मिल रहा है ना, दिस इज वर्थ वॉचिंग। मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि ये पॉडकास्ट अभी तक मैंने जितने करे हैं, काफी नॉलेज और बहुत एक्सपीरियंस लेके जाएंगे बच्चे इस पॉडकास्ट को देखने के बाद। सर थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीथिंग। बट एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर जाने से पहले, कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, अगर आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं, कि मॉक टेस्ट क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर एक लेवल पे जाके ऐसा लगता है कि मॉक टेस्ट लगाने चालू कर दें, तो कितने एक सेट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगा ले बच्चे की उनको लगे कि यार मेरी तैयारी अब हो गई है सही से, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं नंबर ऑफ मॉक टेस्ट में स्टूडेंट्स को कब से लगाना चालू करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई नया बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो उसका जो फ्लो है वो सबसे पहले जब वो अलग अलग टॉपिक करता है, वो ऑफलाइन में करेगा, ऑनलाइन में करेगा, खुद प्रिपरेशन करेगा या कोई किसी कोचिंग के साथ में करेगा। जब वो करेगा तो साथ में उसे जो जो टॉपिक उसका शुरू है उस टॉपिक के साथ में टॉपिक के क्विज देने चाहिए। टॉपिक के क्विज जितने भी बड़े बड़े ऐप्स है सबके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जैसे उसका सिलेबस 70-80% हो जाता है, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, उस सिलेबस कवर होते ही उसे 70-80% से सिलेबस कवर होने के बाद में उसे धीरे से सेक्शनल टेस्ट में एंट्री करनी चाहिए। सेक्शनल प्री क्वांट, सेक्शनल प्री रीजनिंग, सेक्शनल प्री इंग्लिश, 70-80% सिलेबस कवर होने के बाद में जनरली किसी भी कोचिंग में वो 3 महीने के आसपास उसे टाइम लगता है, स्टार्टिंग से 3 महीने के बाद में। और एक एक लेवल उसे आगे जाना चाहिए खुद का परसेंटाइल देखते हुए, ना कि टोटल स्कोर देखते हुए। परसेंटाइल जैसे ही वो 65-70 या 70-80 को एक्सीड करता है, कंसिस्टेंटली एक्सीड करता है, तो उसे आगे के लेवल में जाना चाहिए। तो सबसे पहले टॉपिक क्विज, उसके बाद में सेक्शनल प्री क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, उसके बाद में धीरे से फुल लेंथ प्री क्लर्क, उसके बाद में फुल लेंथ प्री पीओ, उसके बाद में सेक्शनल क्लर्क मेंस, मतलब सेक्शनल क्लर्क मेंस में क्वांट और इंग्लिश, देन सेक्शनल के बाद में फुल लेंथ क्लर्क मेंस, सेक्शनल पीओ मेंस और फाइनली फुल लेंथ पीओ मेंस। ये वाला जो पार्ट है ये उसको उसका 70-80% सिलेबस कवर होने के बाद में, मतलब 3 महीने से आगे 6 महीने तक ये वाला पार्ट करना चाहिए। ये अलग अलग स्टेप्स, ये एक स्टेप से आगे के स्टेप में कैसे जाए, तो उसके लिए अराउंड 70-80% फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये स्टूडेंट के लिए, थोड़ा सा 60% से ऊपर एससी स्टूडेंट के लिए, 50% से ऊपर एसटी स्टूडेंट के लिए। तो ये वाला बेंचमार्क पकड़ के उसे ये वाले सीक्वेंस में टॉपिक क्विज, उसके बाद में ये अलग अलग सेक्शन में ऊपर सबसे ऊपर फुल लेंथ मेंस के ऊपर जाना चाहिए। जैसे ही 6 महीने बाद ये वाला पार्ट खत्म होता है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम के बीच में कौन सी एग्जाम आती है, क्योंकि बच्चे बीच में जो 2-2 3-3 साल भटकने के पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है कि बैंक एग्जाम के किस्म ऐसे में साल में एक बार होती है, हर 2 वीक में कोई ना कोई बड़ी एग्जाम है, तो ये अपना सिलेबस कंप्लीट करने की जगह वो एग्जाम के पीछे पड़ जाता है। तो ये कवर होने के बाद में अगर सामने कोई एग्जाम है, उस एग्जाम के हिसाब से वो खुद को मोल्ड करते वक्त उसकी प्री और उसकी मेंस जो है तो वो लगा सकता है। सिर्फ उस पे प्री एग्जाम जो कोई लेटेस्ट से आईडीबीआई का नोटिफिकेशन आता है, अभी तक पता नहीं है लेटेस्ट से, क्योंकि बच्चे इसमें से इतनी क्लिप निकालेंगे तो कुछ बताएंगे, आईडीबीआई का आता है, तो धीरे से आईडीबीआई का या कोई बड़ा एग्जाम आने के बाद में एग्जाम आता है, तो उसके बच्चे जब तक प्री नहीं होते तब तक प्री ही देते हैं, और प्री टू मेंस के बीच में टाइम बचता है हार्डली 20-25 दिन के आसपास। वो नहीं करना चाहिए। कोई भी आरबीआई असिस्टेंट भी आता है तो उनका एक सेट टारगेट चाहिए कि उसके प्री एग्जाम से पहले मैं आरबीआई की 5 से 10 मेंस की मॉक लगाऊंगा। प्री का नो लिमिट, क्योंकि प्री में 85, 90, 95 मार्क्स लेने होंगे, तो आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आने के बाद में आरबीआई असिस्टेंट की प्री होने से पहले मैं 5 से 10 फुल लेंथ मेंस की मॉक्स लगाऊंगा, सो दैट बाद में जो 20-25 दिनों के बीच का टाइम उसमें ज्यादा प्रेशर नहीं है। सर यहाँ पे ना मुझे सबसे अच्छी चीज आपसे बात करने के बाद एक ही चीज लग रही है, द डिटेल के ऊपर जो आपका हमेशा वो रहता है ना कि हर चीज आपने डिसाइड कर रखी है कि एससी को क्या करना चाहिए, बिकॉज यही तो चीजें हैं जो आपका एक्सपीरियंस इसी में दिख रहा है मुझे कि एससी के लिए ये होना चाहिए, एसटी के लिए ये होना चाहिए, जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के लिए होना चाहिए, तो ये डिटेल्स पे जो आप काम इट इज जस्ट फैबुलस सर। सर जाने से पहले
लास्ट क्वेश्चन जो मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगा। मैं नागपुर में गया था काउंसलिंग के लिए, तो वहां पे जाने के बाद में एक बच्चे ने बोला तूने नागपुर और महाराष्ट्र को तूने एमपी से क्यों अप्लाई किया? तो उसने बोला सर ग्रामीण बैंक पीओ के लिए। तो उसने बोला सर महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है 12 करोड़, जिसमें एससी का परसेंटेज इतना ज्यादा है, एमपी की पॉपुलेशन इतनी कम, और कम पॉपुलेशन में एससी कैटेगरी का परसेंटेज और भी उसमें कम है, तो वहां पे महाराष्ट्र में कंपटीशन ज्यादा होगी, एमपी में कंपटीशन कम होगी एससी का पॉपुलेशन देखते हुए। ये तो मुझे और भी एक प्रो लेवल लगा था जो उसने रिसर्च इसके ऊपर किया था। तो ये धीरे धीरे ये जो छोटी मोटी चीजें, ये सब जब बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो उस वक्त आ ही जाता है। तो वो बॉस के स्टूडेंट है ना, सुपर बॉस, बॉस बेबी। तो सर लास्ट जाने से पहले मैं सबसे एक चीज बोलता हूँ कि कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा मोटिवेशनल चीज जो हम बोल सके स्टूडेंट्स को कि अगर आकाश जादव आज उस लेवल पे थे, कहां हम थे से लेके आज हम यहाँ पहुंच गए, तो तुम्हारी लाइफ में तुम जहां भी हो यार, तुम तो कुछ अच्छा कर ही लोगे ना। तो सर आपकी कोई ऐसी फेलियर स्टोरी, आपका कुछ ऐसा मोटिवेशनल पॉइंट जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहें यहाँ पे? सर वो बहुत ज्यादा, मैं वो वाली चीजें काफी कम डिस्कस करता हूँ क्योंकि कभी कभी एक्सैजरेट होता है उससे। तो सबसे पहले जब मैंने 2010 में बैंक एग्जामिनेशन स्टार्ट की थी, तो उस वक्त मैंने सर कंटिन्यू 4 एग्जाम थी, चारों भी एग्जाम में मैं टीचिंग भी करता था और चारों एग्जाम फेल था। एसबीआई के दोनों एग्जाम फेल था, एसबीआई एसबीएच, और बाकी 2 एग्जाम था, एक आईडीबीआई एक एलआईसी का दोनों एग्जाम था। तो बाद में सर मैंने चारों भी एग्जाम का बदला लिया, मैंने 2 बार पास किया वाले एग्जाम। तो वहाँ पे इंग्लिश के कट ऑफ का इशू था सबसे पहले 2010 में। देन मैंने खुद के इंग्लिश के ऊपर काम स्टार्ट किया। अभी जितनी भी एग्जाम मैं खुद अपियर करता हूँ, मैं भले ही क्वांट का फैकल्टी हूँ, बट मेरे क्वांट के मुकाबले मेंस में इंग्लिश का स्कोर ज्यादा होता है अभी। तो ऐसा ये नहीं है कि मेरा ये वाला सब्जेक्ट, हाँ मैं क्वांट का फैकल्टी हूँ, पिछले 10-12 सालों से क्वांट पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी का बैंक एग्जाम का लेवल देखते हुए क्वांट से ज्यादा इजी इंग्लिश आता है। इंग्लिश, तो ये वाला एक पार्ट है। और दूसरा, जो बच्चे देख रहे हैं जिनका 2 साल 3 साल 4 साल से अगर प्रिपरेशन करने के बाद में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये वाला साल बहुत ज्यादा क्रूशियल है बिकॉज ऑफ इलेक्शन एंड एवरीथिंग। आने वाली इलेक्शन लोकसभा, क्योंकि 2019 में आपको दिसंबर 2018 से लेके फिर 2019 का अगर मैं आपको बताना चाहूँ थोड़ा सा जिस्ट, तो वो वाले टाइम पे जब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन तभी फाइनल में आया था, और ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आने के बाद में उनके हर एक एग्जाम में कट ऑफ एसटी से नीचे रहते थे, एसटी से नीचे ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बच्चों के बीच में उस दौरान दिसंबर 18 से लेकर फेब 19 तक हर 3-4 दिन में बड़ा नोटिफिकेशन, हर 3-4 दिन में बड़ा नोटिफिकेशन आता था। तो ऐसी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हर साल, हर इलेक्शन के साल में होती है, तो ये वाले साल में भी है। और ये वाली बातें मैं हवा में नहीं करता हूँ, ये वाली बातें जब कोई इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर ही करता हूँ कि ये वाला साल आपके लिए स्पेसिफिकली नवंबर, दिसंबर, जन, फेब के आसपास में बहुत बड़ा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ अलग अलग पीएसयूज का रिक्रूटमेंट अदर देन बैंक्स। तो अगर आपने इतने साल काम किया है तो एटलीस्ट हमारे लिए और एक साल आप थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, बट एक्सटेंड करते हुए प्रिपरेशन जो है, जहां जहां पे आपके प्रिपरेशन में कमियां है, उन कमियों के ऊपर जो बच्चों को काम करना है। क्योंकि आप अगर इनसे पूछोगे 2-3 साल जिन बच्चों का प्रिपरेशन में लगा है, अभी तक उन्होंने 70-80% पोर्शन कंप्लीट किया होता है, 20% छोड़ दिया होता है। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि अगर हम सिलेबस कंप्लीट करने में, वैसे भी 4 महीने में सिलेबस होता है, अगर आप 4 साल उसके लिए लगा रहे हो और कुछ सिलेबस हर साल छोड़ रहे हो, तो आप खुद की टेस्टिंग 100 मार्क्स में से नहीं कर रहे हो, आप उसी 70, उसी 75, उसी 80 मार्क्स में से कर रहे हो, तो बचा हुआ 20-25 मार्क्स का पार्ट हर साल बाकी रहता है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस साल है। ये मत सोचो कि मेरा क्लर्क में भी नहीं हो रहा है तो मेरा कहाँ पे पीओ पे होगा। इस साल बच्चों के पीओ के सिलेक्शन ज्यादा है, क्लरिकल की कम है। मेरे कम से कम 10 स्टूडेंट ऐसे जो इस साल क्लरिकल की प्री फेल है, और पीओ में प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू पास होके सबसे पहली बैंक पंजाब नेशनल बैंक, जो सबसे बड़ी बैंक है, सबसे बड़ी बैंक उनको मिली, पहला ऑप्शन मिला है, जो क्लरिकल की प्री फेल है। तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आगे आए, स्पेशली इलेक्शन ईयर में आती रहेगी। तो एक अच्छा लास्ट अटेम्प्ट आपको देना है इस साल, क्योंकि इस साल मुझे लगता है कि अगर आप एक अच्छा अटेम्प्ट दोगे तो आने वाले 1 अप्रैल 2024 तक बच्चों का सिलेक्शन डेफिनेटली। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। और ये मैं तो बोल रहा हूँ, ये मोटिवेशन से ज्यादा वो हो गया, वो एनलाइटेंड हो गया है बच्चा, बिकॉज एक्चुअली बिल्कुल सही बात बताई सर कि बहुत सारे नोटिफिकेशन लाइंड अप है, और ये आपने बोल दिया है तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई डाउट भी होने वाला है, बिकॉज आपने जो अपने एजेंट्स बिठाए हुए हैं हर जगह तो यू मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप जो बोल रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस की बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इसी साल सिलेक्शन हो जाए जो पिछले बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, आई विल प्रे फॉर यू कि भाई आप लोगों का जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो। एंड थैंक्स अ लॉट आकाश सर फॉर बीइंग हियर, बिकॉज आई नो कि आपके लगातार क्लासेस लाइंड अप है। अब फिर 15-20 मिनट बाद आपका नेक्स्ट क्लास है, आई नो दैट, इसलिए यहीं पे इसको एंड करना पड़ेगा। बट आपसे बातें करने में बहुत मजा आया, और जितना एक्सपीरियंस आपने आज शेयर करा है, आई डोंट थिंक कि ज्यादा लोग शेयर भी करते हैं इतना जितना आपने शेयर करा है। सो सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सर, चैनल पे बुलाने के लिए धन्यवाद।